ये जो तीन कंपनियां जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ये तीन कंपनियां एक तरह से बिग बॉयज की तरह कंपनियां ट्रीट की जाती हैं और इनमें कोई भी मूवमेंट होता है तो ये मूवमेंट ना सिर्फ इनके शेयर होल्डर्स को इंपैक्ट करता है बल्कि ओवरऑल हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट को इंपैक्ट करता है। दोस्तों, इंडियन स्टॉक मार्केट के बिग बॉयज रिलायंस, इन्फोसिस और एचडीएफसी बैंक, इन तीनों का Q3 रिजल्ट आ चुका है और मार्केट पल्स इनके प्रॉफिट्स पर डिपेंड करने वाला है। ऐसे में मंडे को ओपनिंग फंडा फुल ऑन वोलाटाइल हो सकता है या नहीं, डिटेल में बात करेंगे इस छोटी सी वीडियो में। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूँ स्टॉक फॉर रिटेल पर, स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। ध्यान रखिए, वीडियो सिर्फ एजुकेशन के पर्पज से, यहाँ पे किसी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो अगर हम ध्यान दें तो भारत में टॉप 50 जो कंपनियां हैं बेस्ड ऑन फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, उनमें से ये जो तीन कंपनियां जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ये तीन कंपनियां एक तरह से बिग बॉयज की तरह कंपनियां ट्रीट की जाती हैं और इनमें कोई भी मूवमेंट होता है तो ये मूवमेंट ना सिर्फ इनके शेयर होल्डर्स को इंपैक्ट करता है बल्कि ओवरऑल हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट को इंपैक्ट करता है। अब ऐसा क्यों होता है, पहले तो ये जान लेते हैं, फिर उसके बाद इनके Q3 के जो रिजल्ट्स हैं उन पर हम जाएंगे और डिटेल में समझेंगे कि क्या होता है जब इनके क्वार्टर के रिजल्ट्स आते हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ता है ओवरऑल हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट पर। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिए वेटेज निफ्टी 50 का, तो निफ्टी 50 में 50 कंपनियां, राइट, उनमें भी एचडीएफसी बैंक का वेटेज सबसे ज़्यादा है, 12.72% के आसपास है। फिर उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज करीब करीब 9% एंड यहाँ पे इन्फोसिस का देखिए तो करीब करीब 4.75%। अब आप इस लिस्ट को देखकर ये सोच रहे होंगे कि क्यों नहीं आईसीआईसीआई बैंक एंड भारतीय एयरटेल। देखिए, आईसीआईसीआई बैंक का भी रिसेंट Q3 रिजल्ट्स आ चुका है, डिटेल में तो नहीं, शॉर्टकट में हम डिस्कस करेंगे वीडियो के अंत में। बट यहाँ पे ओवरऑल इन तीन कंपनियों पे फोकस करने का मतलब ये है कि आपको बैंकिंग सेक्टर की भी इंफॉर्मेशन मिले, आपको ऑयल एंड गैस इंक्लूडिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो भी बाकी प्रोडक्ट्स के बिजनेस सेगमेंट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन मिले एंड आईटी सेक्टर की भी इंफॉर्मेशन मिले। ठीक, सो यहाँ पे इन तीन बिग बॉयज जो हैं, इन तीन बिग बॉयज टोटल जो मिला के करीब करीब 27% के आसपास वेटेज रखते हैं। तो इन तीनों का Q3 रिजल्ट्स रिसेंटली आया है कल परसों के दिन में। ऐसे में मंडे को मार्केट जब ओपन होता है तो वहां पर काफ़ी सारा डिपेंडेंसी रहेगी इन कंपनियों के रिजल्ट्स पर, इन्वेस्टर्स का ओवरऑल रिएक्शन कैसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिटेल में समझते हैं एक एक करके इन तीनों कंपनियों के बारे में। तो जो ओवरऑल एचडीएफसी बैंक लिमिटेड की बात है, तो एचडीएफसी बैंक लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा बैंक है, राइट। अब यहाँ पे जो बैंकिंग सेक्टर के फंक्शनल पैरामीटर्स होते हैं उनको समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, जब किसी भी कंपनी का हम एनालिसिस करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस खासतौर पे, तो उनमें कंपनी के सेक्टर के रिलेटेड जो पैरामीटर्स होते हैं, मान लीजिए अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात कर रहे हैं या एनबीएफसी सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे पास बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड, एनबीएफसी सेक्टर से रिलेटेड जो भी पैरामीटर्स होते हैं उनकी एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में खासतौर पे डिपॉजिट्स कैसे फंक्शन कर रहे हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन कैसे है, कैसा रेशियो कैसे है, ये सब देखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर डिपॉजिट्स में देखिए तो करीब करीब 12.2% के आसपास ईयर ऑन ईयर यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है और साथ ही साथ 1.5% के आसपास क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है पिछले क्वार्टर को कंपेयर करें 2025 के। और यहाँ पे करंट क्वार्टर को अगर हम देखें Q3 को, तो करीब 1.5% के आसपास डिपॉजिट्स में ग्रोथ हुई है। वहीं पे कैसा रेशियो, यहाँ पे कैसा में अगर हम देखें तो पिछले क्वार्टर से करीब 2.4% एंड पिछले ईयर में सेम क्वार्टर से अगर कंपेयर करें तो 9.9% के आसपास ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे जो एचडीएफसी बैंक है उसका रेवेन्यू यहाँ पे ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर्स एंड इसके साथ ही साथ नेट इंटरेस्ट इनकम एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। नेट इंटरेस्ट इनकम एचडीएफसी बैंक का अगर हम देखें तो 6.4% से ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पे जो लोन ग्रोथ है वो करीब करीब 12.0% के आसपास से ईयर ऑन ईयर ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बैंकिंग सेक्टर में हमने कहा नेट इंटरेस्ट मार्जिन इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो ये जो डाटा हमें मिल रहा है ये क्या सिग्नल्स दे रहे हैं, ये समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे ऑल इन ऑल एचडीएफसी बैंक सिंस एक बहुत बड़ा वेटेज रखता है निफ्टी 50 में और इसके क्वार्टर रिजल्ट्स उतने खराब नहीं आए हैं, तो ऐसे में क्या पूरे के पूरे बैंक निफ्टी
एंड पूरे को पूरे मार्केट का मूड अपलिफ्ट कर सकता है। ये तो मंडे ही हमें बताएगा, क्योंकि मार्केट शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा वोलाटाइल रहता है लेकिन लॉन्ग टर्म में अपने फंडामेंटल्स पर चलता है। इसलिए मार्केट में साइकोलॉजी की स्टडी भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है। अब ये डाटा तो सबको पता रहेगा राइट, कि ये डाटा आया है मंडे को मार्केट ऐसा कर सकता है वैसा कर सकता है, लेकिन जो करेगा वो मार्केट ही करेगा। चलिए अब बात करते हैं इन्फोसिस लिमिटेड के बारे में। इन्फोसिस लिमिटेड आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है। आईटी सेक्टर में हम पिछले कुछ महीनों में देख रहे हैं कि हमारे ट्रम्प साहब जो हैं यूएस के राष्ट्रपति जी, उनकी वजह से बहुत सारा फ्रिक्शन देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे जो इनका लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट्स आया है इन्फोसिस का, 0.6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे ग्रोथ देखी जा रही है और 1.7% ईयर ऑन ईयर यहाँ पे ग्रोथ देखी जा रही है। ऑपरेटिंग मार्जिन यहाँ पे देखें तो 18% के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करें तो करीब करीब 6.6% रिपोर्टेड एंड 12% एडजस्टेड ईपीएस हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे इन्फोसिस में देखिए तो जो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो ईयर ऑन ईयर करीब करीब 2% से गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। अब होता क्या है कि जो बड़े लोग होते हैं, बिग बॉयज राइट, बिग बॉयज के परफॉर्मेंस पे थोड़ा सा भी असर आता है तो ओवरऑल सेंटिमेंट्स पे बड़ा असर आता है देखने को। समझाने के लिए आपको मैं क्रिकेटिंग वर्ल्ड से एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए हमारे वीके हैं, वीके से एक्सपेक्टेशन हमारी बहुत ज़्यादा रहती है कि वो हर तीसरे चौथे मैच में सेंचुरी बना के ही दे। अगर वो 90 रन बना भी लेते हैं, 91 पे आउट हो जाते हैं, तो भी वहां पे मिस वाला केस होता है राइट, कि भले 90 रन बनाए लेकिन टारगेट तो मिस हो गया। तो वहां पे जो एक्सपेक्टेटर्स होते हैं उनकी सेंटिमेंट्स पर थोड़ा सा असर पड़ता है। हालांकि लॉन्ग टर्म में वहां पे देखा जाए तो सिंस कंसिस्टेंसी है वीके के पास तो उतना ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो पिछले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे बहुत मार्जिनल रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है और बहुत मार्जिनल यहाँ पे देखें तो पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो बहुत मार्जिनल यहाँ पे रेवेन्यू तो इंक्रीज हुआ है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे डिप होती हुई दिखाई दे रही है कंपेयर टू द प्रीवियस क्वार्टर। हालांकि 2024 से अगर दिसंबर 2024 से कंपेयर करें तो यहाँ पे अगेन रेवेन्यू इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है एंड प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी यहाँ पे डिप होती हुई दिखाई दे रही है कंपेयर टू दिसंबर 2024। सो यहाँ पे इन्फोसिस का वेट कंपेयर टू रिलायंस एंड एचडीएफसी बैंक निफ्टी 50 में कम तो है, लेकिन डिस्कस क्यों कर रहे हैं इसको, क्योंकि ये आईटी सेक्टर की कंपनी है तो, और आईटी सेक्टर का ओवरऑल आईटी इंडेक्स का मूड जो है इसके मूड पे काफी ना काफी डिपेंड करता है। तो यहाँ पर बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस नहीं देखने को मिले हैं इन्फोसिस के, ये बात हमें समझ के चलनी होगी। ठीक है, अब आते हैं मोटा भाई के ऊपर। तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है, रिलायंस इंडस्ट्रीज एक कॉन्ग्लोमेरेट है, बहुत सारी कंपनियां हैं इसके अंडर में, बहुत सारे स्टैंड अलोन बिजनेसेस हैं जिनको कि हमें स्टडी करना होता है। यहाँ पे अगर हम देखें ऑयल एंड गैस का, तो ऑयल एंड गैस के रेवेन्यू यहाँ पे डिप होते हुए दिखाई दिए, एबिटा यहाँ पे डिप होता हुआ दिखाई दिया, एबिटा मार्जिन यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई दिया एंड ओवरऑल जो ऑयल एंड गैस सेक्टर है, इस सेक्टर में पिछले कुछ महीनों में हम देखें तो वहां पे जियोपॉलिटिकल का हमें एक तरह से फ्रिक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे कंसोलिडेटेड अगर हम परफॉर्मेंस देखें, कंसोलिडेटेड मतलब सब सारे इनके जो स्टैंड अलोन बिजनेसेस हैं उनको मिला के परफॉर्मेंस देखें तो रेवेन्यू आप देखिए ईयर ऑन ईयर 10% के आसपास से बढ़ता हुआ दिखाई दिया एंड Q3 FY 2025 से कंपेयर करें तो यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दिया। साथ ही साथ प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे 3% के आसपास, 3.7% के आसपास से प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड मात्र 1.6% के आसपास से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ता हुआ दिखाई दिया। बहुत अच्छे फिगर्स नहीं हैं कंपेयर टू द वॉल्यूम एंड वेटेज इट होल्ड्स इन निफ्टी 50। तो ये बात आपको समझ के चलनी होगी। ठीक है, इसके साथ ही साथ यहाँ पे रिलायंस न्यू एनर्जी जो है, इट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड इंडियाज फर्स्ट एन टाइप G12 क्रिस्टलाइन सिलिकॉन इंगेट। ये पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट सेगमेंट है सोलर इंडस्ट्री सेक्टर से बिलोंग करती है। अब सोलर इंडस्ट्री सेक्टर में भी ये वेंचर कर रहे हैं और इसके साथ ही साथ यहाँ पर देखें तो आने वाले समय में सोलर मैन्युफैक्चरिंग पे भी इम्पैक्ट रहेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज का ओवरऑल। ठीक है, हालांकि यहाँ पे करंटली क्वार्टर परफॉर्मेंसेस में ये बिजनेस सेगमेंट उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देता हुआ दिखाई दे रहा है, बट ऑल इन ऑल ये हम फ्यूचर एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखें तो आप देख सकते हैं कि दिसंबर 2024 के मुकाबले थोड़ा बहुत यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ रहा है और थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करने वाले फिगर्स
नहीं है रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए। ठीक, अब यहाँ पे शॉर्टकट में बात कर लेते हैं हम आईसीआईसीआई बैंक के भी बारे में। तो आईसीआईसीआई बैंक अगर हम देखें दिसंबर 2024 47,000 करोड़ का रेवेन्यू था, यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा रेवेन्यू, और साथ ही साथ 13,800 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इनफैक्ट यहाँ पे बहुत मार्जिनल रिडक्शन देखने को मिल रहा है ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में आईसीआईसीआई बैंक के भी। तो यहाँ पे भी वेटेज ज़्यादा रखता है आईसीआईसीआई बैंक, तो ये भी वोलाटाइल कर सकता है ओवरऑल बैंक निफ्टी को। तो ऑल इन ऑल अगर हमारा मार्केट मूव होता हुआ दिखाई देता है तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि मोस्टली रिलायंस एंड एचडीएफसी बैंक मार्केट को मूव कर रहे होते हैं, और बैंक निफ्टी पे अगर असर पड़ता हुआ दिखाई देता है तो वहां पर इन्फोसिस का एक रोल रहता है। तो आपको किस स्टॉक से इंपैक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है मार्केट ओवरऑल कल के दिन यानी कि मंडे के दिन, कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही। आई होप यहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, खासतौर पे हमारा जो मार्केट कैसे मूव करता है सर्टेन कंपनीज के मूवमेंट पर और कैसे निर्भर करता है इनके क्वार्टर परफॉर्मेंसेस पर। हालांकि ये सब शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म में इनके फंडामेंटल्स और इनका रेवेन्यू ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ रेट मैटर करता है। तो वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और वीडियो दोस्तों में शेयर कर दीजिए, लाइक करना ना भूलिए। डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, उनको एक्सप्लोर जरूर से जरूर करिए।